हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार टीएलईडी एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? कपास है, चाय है, जूट है या तिलहन है? तो काली मिट्टी, इसके लिए सबसे उपयुक्त नकदी फसल आपका कपास है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे कि कपास की काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। कपास आपका काली मिट्टी में उगाया तो जाता है, लेकिन कपास की काली मिट्टी को आपका रेगुर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि में अपमार्जक में योगदान देने वाले जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भूमि के अपमार्जक अर्थात भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में योगदान देने वाले जीव कौन से हैं? तो ये आपके केंचुआ है। क्या है? केंचुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और यहाँ से एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जिप्सम को मृदा का सुधारक कहा जाता है। जिप्सम को क्या कहा जाता है? मृदा का सुधारक कहा जाता है। और भूमि के अपमार्जक में योगदान वाले जीव कौन से हैं? तो ये आपके केंचुआ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बीजों में आनुवांशिक शुद्धता होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के बीजों में आनुवांशिक शुद्धता होती है? तो आनुवांशिक शुद्धता यह आपका प्रजनक बीज में होता है। इसमें होता है प्रजनक। देखिए ना, यहाँ पे आनुवांशिक दिया गया है, तो आनुवांशिक से आप याद रख सकते हैं आनुवांशिक ही प्रजनन होगा तभी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रजनक बीज होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और याद रखेंगे कि प्रजनक बीज बीज उत्पादन चक्र की प्रथम अवस्था है। बीज उत्पादन का आपका प्रथम अवस्था क्या होता है? यह आपका प्रजनक बीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक अमहत्वपूर्ण है? कह रहा है कि बीजों के अंकुरण में कौन सा कारक आपका महत्वपूर्ण नहीं है? क्या है? महत्वपूर्ण नहीं है। तो बीजों के अंकुरण में आपका इसमें से हवा जरूरी है। हवा होगा तभी बीजों का अंकुरण होगा। नमी भी चाहिए अंकुरण के लिए, तापमान भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, ताकि क्या हो? बीजों का अंकुरण हो सके। सूर्य की रोशनी, अंकुरण में इसका महत्व नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ फसल, आप जानते हैं कि खरीफ फसल आपका गर्मी के दिनों में बोया जाता है। तो कब बोया जाता है? खरीफ फसल ये आपका जून जुलाई महीने में बोया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे कि रबी की फसल ये आपका अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। खरीफ फसल आपका जून जुलाई में, और रबी फसल ये आपका ठंडी के दिनों अर्थात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में आपका रबी फसल अर्थात शीतकालीन जो ठंडी के मौसम में फसल उगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? रबी फसल कहते हैं। और जो आपका फसल जुलाई से अक्टूबर तक बोई जाती है वह क्या कहलाती है? वह आपका खरीफ फसल कहलाती है। तो आप ध्यान रखेंगे खरीफ फसल और रबी फसल इन दोनों को, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? तो जब हम श्वसन लेते हैं तो हम क्या छोड़ते हैं? तो श्वसन के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और ग्रहण क्या करते हैं? तो श्वसन में हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। वही आपका पौधों में क्या होता है? इसके अपोजिट उल्टा होता है। पौधे क्या करते हैं? पौधे आपका कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जक तंत्र का अंश नहीं है? इनमें से कौन सा अंग आपका मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो मूत्र मार्ग ये आपका उत्सर्जन अंग होता है। उसके बाद ऑप्शन बी में क्या है? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी भी क्या है? उत्सर्जन अंग का आपका भाग है। उसके बाद ऑप्शन सी में है गर्भाशय। गर्भाशय आपका उत्सर्जन अंग नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। गुर्दा है ऑप्शन डी में। तो गुर्दा भी क्या होता है? यह भी आपका उत्सर्जन तंत्र का अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो पसीना यह कहाँ से निकलता है? तो पसीना आपका त्वचा से निकलता है, तो त्वचा में ही न होगा आपका। तो पसीने वाले ग्रंथि मानव के त्वचा में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, तो गुर्दा इसका कार्यात्मक यूनिट क्या होता है? तो गुर्दा का कार्यात्मक यूनिट यह आपका नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और गुर्दे खून के शुद्धिकरण से संबंधित अंग है। गुर्दे आपका खून के शुद्धिकरण से संबंधित अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया इसका निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया इसका निर्माण आपका यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे कि लीवर मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलता है। लीवर क्या करता है? लीवर मानव में आपका अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण यकृत शिरा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यह आपका यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। मूत्र का पीला रंग यह आपका यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक यह आपका चांदी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। इसके बावजूद हम अपने घरों में बिजली वायर में इसका यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह काफ़ी महंगा है, जिसके कारण हम अपने घर के तारों में चांदी का वायर का यूज़ नहीं करते हैं। हम किसका यूज़ करते हैं? हम कॉपर और एल्युमिनियम वायर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है, अर्थात नोबेल धातु है? तो उत्कृष्ट धातु यह आपका चांदी है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में कौन सा साधारण टच सेल की टर्मिनल को बनाता है? निम्नलिखित युग में से कौन सा आपका साधारण टच सेल की टर्मिनल को बनाता है? तो यह आपका जिंक और कार्बन बनाता है। क्या बनाता है? जिंक और कार्बन यह आपका साधारण टर्च सेल की टर्मिनल को बनाता है। और ध्यान रखेंगे, जो आपका टर्च का सेल होता है यह आपका प्राथमिक सेल होता है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टर्च का सेल यह प्राथमिक सेल होता है। और प्राथमिक सेल कहते किसे हैं? तो प्राथमिक सेल उसे कहा जाता है जिसका केवल एक बार ही यूज़ किया जा सके, जिसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसी को प्राथमिक सेल कहते हैं। और एक आपका होता है द्वितीयक सेल, जिसे हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन्वर्टर का बैटरी होता है, हम दोबारा उसे चार्ज करके इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टॉर्च का बैटरी हो गया, इसे एक बार यूज़ करके हम फेंक देते हैं, तो वह आपका क्या हो गया? प्राथमिक सेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? इस्पात हो गया या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत का लेपन किया जाता है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपका होता है यशद लेपन। क्या होता है? यशद लेपन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, एक आपका होता है यशत पुष्प। तो यशत पुष्प क्या होता है? तो यशत पुष्प आपका जिंक ऑक्साइड कहलाता है। यशत पुष्प ये आपका जिंक ऑक्साइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा यह किसका मिश्र धातु होता है? तो कांसा कांसा आपका तांबा एवं टीन का मिश्र धातु होता है। किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और टीन का आपका मिश्र धातु होता है कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अव्यय, तो पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अव्यय कौन कौन से होते हैं? तो पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अव्यय आपका तांबा और जस्ता होता है। क्या होता है? तांबा और जस्ता होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा है। तो नीला थोथा यह क्या है? तो नीला थोथा यह आपका कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग की गई धातु आपका तांबा है। क्या है? तांबा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की जंग डैश होती है। तो लोहे पे जो आपका जंग लगता है यह आपका रासायनिक प्रक्रिया होती है। रासायनिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा।
रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक प्रक्रिया उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसे पुनः आपका वापस चेंज नहीं किया जा सकता है, उसी को रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे की जंग, ये आपका रासायनिक प्रक्रिया हो गया। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि लौह धातु की जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन एवं नमी दोनों उत्तरदायी होते हैं। और याद रखेंगे कि लोहे में जंग लगने से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लोहे में जंग लगने से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इस तरह हमने बिहार टीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।